नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स ऑफ 97 में आपका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा कि टूल प्रोफाइल क्या होती है और किस तरीके से उसकी ज्योमेट्री बनती है और वो किस तरीके से काम करता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ड्रिल एंड रीमर, दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे होता क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस वाले पोर्शन में इस साइड क्या है, ड्रिल है, और इस साइड क्या है, रीमर है। दोनों का काम क्या होता है, होल करना। लेकिन इसका काम क्या होता है, ये देखो, दोनों का काम होल करना नहीं होता। इसका काम रीमर का क्या होता है, होल को इनलार्ज करना या उस होल में फिनिशिंग देना, फिनिशिंग टच देना। लेकिन जो ड्रिल काम क्या होता है, होल करना। आप जैसे कि किसी भी कंपोनेंट में किसी तरीके की भी ड्रिलिंग करनी है, मतलब किसी तरीके का होल बनाना हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बेसिकली मान लो मेरे को किसी कंपोनेंट में 5 mm की, 6 mm की, 7 mm की, 8 mm किसी तरह का ड्रिल मारना हो, तो उसमें बेसिकली मैं ड्रिल का इस्तेमाल करके उसके अंदर मैं ड्रिल मार सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को उसी होल के अंदर फिनिशिंग चाहिए, फिनिशिंग की ग्रेड होती है, जैसे किसी की एन की वैल्यू मान लो 1.6 हो या 1.3 है, तो ये एक तरीके से अच्छी फिनिशिंग में, एक तरीके से अच्छे टेक्सचर, अच्छी फिनिशिंग में इस्तेमाल होता है। मतलब एक तरीके से हम सरफेस की जो ग्रेडनेस है, सरफेस की जो फिनिशिंग है, वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, यानी कि 1.6 या 1.3 का मतलब ये है, एक तरीके से सुपर फिनिशिंग की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को किसी भी जैसे होल की जो फिनिशिंग है वो चाहिए कितना, 1.6 या 1.3, तो वहाँ पे मैं ड्रिल से ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो वहाँ पे मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, रीमर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, रीमर का काम क्या होता है, डाया को इनलार्ज करना और उसके अंदर जो होल है उस होल का क्या करना, फिनिशिंग टच देना। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि मेरे को एक 6 mm का होल बनाना है और उसमें क्या करना है, होल की जो फिनिशिंग होनी चाहिए 1.3 होनी चाहिए या 1.6 होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली उसमें 5 mm या 5.5 mm की ड्रिल मार दूंगा और उसके ऊपर 6 mm का रीमर चला दूंगा। तो 6 mm का रीमर कार्बाइड भी चला सकता हूँ, पीसीडी भी चला सकता हूँ। कार्बाइड क्या होता है, कार्बाइड और पीसीडी में डिफरेंस क्या होता है, कार्बाइड एक तरीके से हार्ड मटेरियल होता है और पीसीडी उससे ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये वाली जो ड्रिल है कार्बाइड ड्रिल है। कार्बाइड ड्रिल इस तरीके से ड्रिल आपको देखने को मिलेगा। और पीसीडी में क्या होगा, ये जो बॉडी आप देख रहे हो, ये बॉडी आप स्टील की ले लो या कार्बाइड की ले लो, लेकिन उसके ऊपर जो टिप देख रहे हो, ये जो टिप देख रहे हो, ये जो टिपें होती है, ये पीसीडी यानी कि पॉलीक्रिस्टल डायमंड की टिपें होती हैं। ये एक तरीके से हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन एंड हाई परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम कार्बाइड ट्रिमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लगभग हम सेम टेक्सचर और सेम रफनेस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है, रफनेस ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकते। 100, 150, 500, 600 पीस के बाद कंपोनेंट, मतलब कि रन करने के बाद उसका जो फिनिशिंग है वो ख़राब होता जाएगा और उसमें सही से नहीं बनेगा प्रोफाइल जो भी है। तो हम क्या करते हैं, हाई परफॉर्मेंस के लिए और हाई मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए हम किसकी तरफ जाते हैं, पीसीडी की तरफ जाते हैं। तो पीसीडी जो रीमर्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि एक तरीके से लॉन्ग इलास्टिक चलना होता है, लॉन्ग इलास्टिक इस्तेमाल होता है। साथ साथ में इसकी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आती है और इसका जो हमें रफनेस चाहिए होता है वो हमें पीसीडी से मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग पीसीडी, जो इंडस्ट्री में है ज़्यादातर पीसीडी की तरफ, अगर किसी कहीं पे फिनिशिंग अच्छी मांगी है, जहाँ पे ग्रेड जो मैंने बोला 1.3, 1.6 मांगा है, तो वहाँ पे हम पीसीडी का ही इस्तेमाल ज़्यादातर मोस्टली करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया ड्रिल और रीमर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ड्रिल क्या होता है, एक वो मतलब इसका अगर इसकी हम बात करें तो एक सिर्फ ओनली होल परफॉर्म करने के लिए काम करता है। लेकिन रीमर का काम क्या होता है, उस होल को एनलार्ज करने का काम करता है। यानी मान लो एनलार्ज, जैसे किसी भी होल को अगर एनलार्ज करना है तो वहाँ पे मैं रीमर से उस होल को एनलार्ज कर सकता हूँ। ये देखो, अगर मैं ड्रिल की बात करूँ, अगर कोई सरफेस बिल्कुल फ्लैट है और उसके ऊपर ड्रिल मारना है, तो मैं डायरेक्ट ड्रिल से उसके अंदर होल कर सकता हूँ, रीमर से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ड्रिल होता है, ड्रिल की जो कटिंग एज है, यहाँ से कटिंग स्टार्ट होती है और यहाँ तक कटिंग करती है। ये जो पोर्शन देख रहे हो, यहाँ से कटिंग स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये मतलब कटिंग करता है। ये वाला पोर्शन पूरा कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रीमर में ऐसा नहीं होता। रीमर में क्या होता है, ये जो आप एज देख रहे हो, सिर्फ इस चारों तरफ जितने भी एजेस लगे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं एजों से ही कटिंग होती है। ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन किसी भी काम में नहीं आता है। ये सिर्फ इंसर्ट को होल्ड करने के काम में ही आता है। इंसर्ट इसके अंदर होल्ड होती है बस। और ये जो एज देख रहे हो ऊपर का, सिर्फ इस एज में ही, बड़ा कर देता हूँ थोड़ी सी फोटो को,
ये देखो, ये जो इंसर्ट की ये जो एज है, ये एज ही कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ये सारी की सारी बॉडी मतलब एक तरीके से इंसर्ट को होल्ड करने के लिए ही इस्तेमाल होती है बस। ये देख लो, ये कार्बाइड रिमर है और ये पीसीडी रिमर है, जो पीसीडी ब्रेज्ड है। ब्रेज्ड का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर जैसे मान लो ये स्टील की सैंक है, स्टील की बॉडी है, इसके ऊपर डायमंड के टिप पेस्टिंग का मतलब भी ब्रेजिंग होता है, ठीक है। जैसे ड्रिल है, ड्रिल का क्या है, ड्रिल का काम क्या होता है, इस पोर्शन से कटिंग स्टार्ट करेगा और यहाँ तक कटिंग करेगा, यानी कि कटिंग में ये भी इंगेज है, ये भी इंगेज है, ये भी इंगेज है, पूरा का पूरा पोर्शन इंगेज है। लेकिन रिमर में क्या होता है, सिर्फ उसके जो साइड के जो एजेस हैं, कॉर्नर है, वही इंगेज होता है बस। और ड्रिलिंग में क्या होता है, पूरा की पूरी जितने भी एजेस हैं इसके सारे इंगेज होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। बेसिकली डिफरेंस जैसे कि बता ही दिया मैंने। ड्रिल का काम क्या होता है, होल को परफॉर्म करना, और रिमर का काम क्या होता है, फिनिशिंग और होल को एनलार्ज करना। ओके, तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि ड्रिल और रिमर क्या होता है। नेक्स्ट अभी ये भी देख लेते हैं कि रिमर और बोरिंग बार में क्या डिफरेंस होता है। अब देख लो यहाँ पे रिमर एंड बोरिंग बार। ये रिमर है, ये बोरिंग बार है, दोनों का काम सेम है। रिमर का काम भी क्या होता है, होल को एनलार्ज करना और उसको फिनिशिंग टच देना। बोरिंग बार का भी काम क्या होता है, उसको फिनिशिंग देना और साथ साथ में उसका होल को एनलार्ज करना। दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये क्या है कि छोटे छोटे होल को एनलार्ज करती है। जैसे आप 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm तक के या 40 mm तक के होल को एनलार्ज कर सकते हो रिमर से, ठीक है ये। लेकिन बोरिंग बार क्या करता है, बोरिंग बार उससे ज़्यादा ऊपर है। जैसे मान लो 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm तक का मेरे को बोर करना है, बोर बोले तो डाया बनाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिमर नहीं यूज़ कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिमर अगर हम रिमर की तरफ जाएंगे तो पूरी की पूरी मेरे को इस शैंक खरीदनी पड़ेगी, बॉडी खरीदनी पड़ेगी, यानी पूरा का पूरा टूल खरीदना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से महंगा होगा। और उसमें क्या होगा कि उस टूल को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। साथ साथ में क्या होगा, उसके डाया भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या जाएंगे, बोरिंग बार की तरफ जाएंगे। बोरिंग बार क्या होती है, एक तरीके से स्टील की बॉडी होती है, कार्बाइड की सेम वैसी बॉडी होती है, लेकिन जो कटिंग एज होती है उसमें अलग से इंडेक्सिबल होती है। ये आप देख रहे हो इंसर्ट है, ये साइड से स्क्रू से टाइट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो अगर मेरी जो इंसर्ट अगर वियर होगी तो क्या होगा, सिर्फ अगर जैसे डाया ख़राब बना रहा है तो मैं सिर्फ इंसर्ट चेंज करके दूसरी इंसर्ट लगाऊंगा। और जैसे मान लो जैसे एक इंसर्ट की कॉस्ट 400-500 रुपये है, तो मेरे 400-500 रुपये में ये टूल फिर से नया हो जाएगा, और इंसर्ट चेंज करने के बाद मैं फिर से इस बोरिंग बार को सेम डाया बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर ये डाया अंडर साइज हो गया या साइड की जो एजेस है ब्रोकन हो गई, तो ये पूरा का पूरा रिमर क्या होगा, मेरा वेस्ट हो जाएगा। जैसे एक रिमर की कॉस्ट अगर मैं पीसीडी की बात करूँ 40,000 रुपये है या 35,000 रुपये है, 30,000 रुपये, तो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक बोरिंग बार की कीमत मेरी मान लो 25,000 रुपये है और इंसर्ट 200 रुपये की इंसर्ट लगती है, तो मेरे जो अगर वियर होगी, इंसर्ट ख़राब होगी, तो अगर मैं इंसर्ट चेंज कर दूंगा तो सिर्फ 400 रुपये में ही मेरा क्या हो जाएगा, फिर से मैं इसको काम में ला सकता हूँ, ठीक है। तो रिमर और बोरिंग बार में ये डिफरेंस है, दोनों का काम सेम होता है, लेकिन ये हाई ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाई परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये छोटे छोटे होल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको बड़े से होल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये कुछ जो बोरिंग बार होते हैं वो एक तरीके से डाया एडजस्टेबल होते हैं। मान लो जैसे कि ये रिमर है, एक डाया मेरे को 50 mm का डाया मेंटेन करना है, और उसमें जो टॉलरेंस है H8 है, यानी कि उसमें जो टॉलरेंस है मान लो प्लस में मेरे को 25 माइक्रोन है, 30 माइक्रोन ऐसा मेंटेन करना है। और इसमें जो हमने जो डाया है, मान लो एक बार डाउन हो गया तो इसको हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन कुछ इस तरीके से एडजस्टेबल होते हैं। इसको डाया को हम इसको क्लॉकवाइज घुमा करके ये जो है आगे की तरफ मूव करेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो इसकी इंसर्ट की साइज़ कम हो गई, तो इसको डाया को इंडेक्स करके बढ़ा करके हम उसको होल मेंटेन, मतलब होल का जो डायामीटर है उतने माइक्रोन में हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बोरिंग बार में एक तरीके से फ़ायदा होता है कि आप डाया को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट होता है बोरिंग बार में, लेकिन जो कि रिमर में नहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस वीडियो में देखा कि ड्रिल और रिमर में डिफरेंस क्या होता है और रिमर और बोरिंग बार में डिफरेंस क्या होता है, ये वैसे चीज़ें हैं जो मोस्टली हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारे टूल्स वीएमसी और एचएमसी में ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कृपया करके जो भी है नए लोग हैं जुड़े हैं, कृपया करके मेरे इस चैनल को
लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और जो भी इस तरह की अगर दिक्कत होती है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, तो आप पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।